हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा पार्थ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी मेरे साथ आज से पढ़ने वाले हैं भारतीय सेना के लिए रक्षक बेच का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। मैंने इस प्रैक्टिस सेट में पहले ही डिक्लेयर किया है, यदि आप इसी प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, खासकर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के, तो किसी प्रकार के प्रश्न आप सभी का भारतीय सेना में गलत नहीं होने वाला है। आप सभी जानते हैं 23 अप्रैल के दिन आप सभी की लिखित परीक्षा होगी। उस परीक्षा में इस तरीके का मोड में, इस तरीके का अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए हैं, अगर क्वेश्चन पढ़े हैं, तो ना के बराबर आपके क्वेश्चन बाहर जाने वाले हैं। यहां पर मैंने पहले ही लिखा है कि 42 क्वेश्चन से ज्यादा आप सभी इन रक्षक बेच के प्रैक्टिस सेट से यदि आप लोगों ने पढ़ाई की है तो निश्चित तौर पर 42 तो आप टिक लगाएंगे, आपके सही होंगे। लेकिन मेरा आप ये दावा है कि आप सभी ने यदि इनको पूरा पढ़ा है तो 42 से आंकड़ा बढ़ेगा या आंकड़ा कहीं ना कहीं 45 तक जाएगा। मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि जितने भी रक्षक बेच के प्रैक्टिस सेट आएंगे, यदि आप लोगों ने पूरे पढ़े हैं बेहतरीन तरीके से, नायाब तरीके से, तो 45 क्वेश्चन सही होने से दुनिया की कोई ताकत आपके सही होने से नहीं रोक सकती। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को भारतीय सेना की तैयारी बिल्कुल बेसिक तरीके से आप चाहते, बिल्कुल बेसिक तरीके से भारतीय सेना की क्लासेस शुरुआत हो, तो ये हमने ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे नहीं, ऑफलाइन मोड पर पार्थ एकेडमी देवास ने अपनी फाउंडेशन रक्षक बैच को स्टार्ट किया है। बैच स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पार्थ एकेडमी देवास को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे पहली क्लास के साथ, और मैं मान के चलूंगा आप सभी का साथ मुझे इस क्लास में मिलेगा। ठीक है, डेली ये क्लास 7:15 पर डेली ये क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं मान के चलूंगा कि मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप सभी घर पे रहकर बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे और पढ़कर आएंगे। ठीक है, डेली बेसिस पर आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। चलिएगा, बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। चलिएगा, देखिए पहला प्रश्न हम सभी को जो यहां पर देखने को मिलेगा, देखो ये रेलवे वगैरह लिखा है, ये सब छोड़ो, सवाल भारतीय सेना के, ये कल से आप लोगों को चेंजेस होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो पहला सवाल यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको हल्का सा चेंज कर दे। जब आइएगा, पहला सवाल हम लोगों को देखने को जो मिलेगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये इसमें से बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़कर रखा होगा, उस तरीके से मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, देखो यहां पे सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई थी, हम लोगों से यहां पे सवाल पूछा है। पहला ऑप्शन है कि 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी फिर आपका 1950 में, या 26 जनवरी, देखो तारीख हम लोगों को देखने को मिलेगी 26 जनवरी 1950 में, या फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा 26 नवंबर 1949 में। चार ऑप्शन आप सभी को यहां पर देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो यकीन मानिएगा आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। तो यदि आपसे पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज को, देखिए हर चीज हम लोग यहां पर जो पढ़ने का प्रयास करेंगे, सवाल पूछा है यदि राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई, यहां पर यदि सवाल पूछा है हम लोगों से कि राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई, तो हम लोग जवाब देंगे 24 जनवरी। कब देंगे दोस्तों? 24 जनवरी। यहां पर याद होना चाहिएगा कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को यहां पर क्या दी गई है, राष्ट्रीय 24 जनवरी। एक मिनट माफी चाहेंगे, पहले ही सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है। देखो सवाल जो इस प्रकार है, जो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों से राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा है। राष्ट्रीय ध्वज, और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप सभी को याद होना चाहिएगा कि 22 जुलाई, तारीख याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को यहां पर क्या दी जाती है, राष्ट्रीय ध्वज को यहां पर मान्यता दी जाती है। वहीं पर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि राष्ट्रीय गीत क्या दोस्तों, अगर यदि सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय गीत कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय गीत, और वहीं पर राष्ट्रीय गान, वहीं पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब मान्यता दी गई, यदि इन दोनों से रिलेटेड सवाल पूछा तो फिर आप लोग जवाब दोगे कि 24 जनवरी। क्या दोस्तों, तारीख याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को यहां पर इन दोनों को क्या दी जाती है,
मान्यता यहां पर दी जाती है। मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और वहीं पर अगर सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब मान्यता यहां पर दी गई। सबसे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को पढ़ा 22 जुलाई 1947, आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में अगर पूछ लेगा 24 जनवरी 1950 को याद होना चाहिएगा। और यदि राष्ट्रीय कैलेंडर, यदि सवाल पूछा गया राष्ट्रीय कैलेंडर को कब मान्यता दी गई, तो फिर जवाब होगा कि 1957। ये तारीख याद रखिएगा, 1957 में भारत सरकार के द्वारा कौन संवत को, शक संवत को, कौन से दोस्तों, शक संवत को यहां पर क्या दी जाती है, मान्यता यहां पर दी जाती है। मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आया होंगे, आप सभी ने बेहतर अच्छे तरीके से इनको लिखा होगा और पढ़ा भी होगा। अब यहां पर प्रश्न बनेगा, ये जो संविधान सभा बनी, भारतीय संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की जो है हम लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा कि संविधान सभा, जो जिस संविधान सभा के बारे में हम दोस्तों यहां पर बातें कर रहे हैं, इसकी पहली बैठक कब देखने को मिली। इसकी पहली बैठक, सवाल पूछेगा कि इसकी पहली बैठक कब देखने को मिली, तो जवाब होगा 9 दिसंबर, तारीख याद रखिएगा 9 दिसंबर और 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक देखने को यहां पर मिलती है। और संविधान सभा के पहले यहां पर आप लोगों के स्थायी अध्यक्ष कौन दोस्तों, यदि सवाल पूछेगा संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, मैंने इस सवाल में दिया है स्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर क्या बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर संविधान सभा के, जवाब होगा आप लोगों का स्थायी सदस्य यहां पर बनते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और कुछ ऐसे की पॉइंट अगर आप लोगों से जो सवाल पूछ लेगा कि जो भारत की संविधान सभा बनी, इस संविधान सभा में कितनी महिला शामिल थी दोस्तों, अगर पूछेगा कितनी महिला शामिल थी, अगर पूछा कितनी महिला यहां पर शामिल थी, तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जवाब होगा कि 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं, 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में यहां पर क्या हुई थी दोस्तों, शामिल हुई थी। आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए दोस्तों, देखो सवाल पूछा है अस्थायी अध्यक्ष, तो फिर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होगा दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद होना चाहिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा साहब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर यहां पर क्या किए गए दोस्तों, चुने गए। ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। लेकिन अगर महिलाओं की संख्या पूछ लेगा तो 15 महिलाएं यहां पर क्या की थी, यहां पर शामिल की गई थी। तो ये पूरा आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर यदि इससे रिलेट करके भारतीय सेना में यदि फिर सवाल बनते हैं तो याद होना चाहिएगा आप सभी को। यदि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, देखो हम लोगों ने राष्ट्रीय गीत को लिखा है, यहां पर राष्ट्रीय गीत लिखा है और यहां पर क्या लिखा है, राष्ट्रीय गान को लिखा है। अगर आपसे पूछेगा सबसे पहले राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया, तो 1896 में गाया गया। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और ये कौन था, कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वहां पर सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया, पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया। लेकिन अगर पूछेगा सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान है यहां पर सबसे पहले इसको कब गाया गया, तो जवाब होगा 1911 में। कब गाया गया, 1911 में। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। और ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों याद होना चाहिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये भी कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन हुआ था। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। मैंने पूरा लिखा है, मैं साइड से होऊंगा, आप सभी स्क्रीनशॉट लें इस सवाल का, ठीक है। बेहद शानदार तरीके से यहां पर लिखा गया है। आप लोगों ने बिल्कुल जो इस सवाल का स्क्रीनशॉट लिया होगा, हम एक बार अच्छे तरीके से इस पूरे सवाल का फिर से जो ये रिवीजन करेंगे, हमें बेहतर तरीके से याद हो। राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया, तो जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा यहां पर 22 जुलाई। याद करना आप सभी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान
दोनों यहां पर मान्यता दी गई, दोनों को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर 1957, याद रखिएगा 1957, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, आपके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितनी महिला शामिल हुई? 15। अस्थायी आपके अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? 1896 में। और राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1911 में। ठीक है, ये पूरा डिटेल आप सभी को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरीके से नायाब, दमदार, एकदम बेहतरीन तरीके से हम सामान्य जीएस की खोपड़ी में यकीन मानिएगा हम छेद कर देंगे। 15 में से 15 हम इस बार नंबर उठाने वाले हैं भारतीय सेना में, अगर आप सभी इस बैच के साथ जुड़ के रहे। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि पहले कुछ न कुछ आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, मतलब आप सभी ने किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ा हो तो पहले आप अच्छे से उसको पढ़ो, उसके बाद इस बैच को यहां पर आप लोग पढ़ो। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। और सवाल नंबर 2 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? देखिए सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर यहां पर अवस्थित है? देखो हम लोगों से सवाल पूछा है रोपड़ कौन सी ये रिवर के तट पर है, तो जवाब होगा सतलज नदी। कौन सी रिवर दोस्तों? सतलज नदी पर यहां पर संबंधित है। अगर सवाल पूछा, यदि एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि बताइए हड़प्पा किस नदी के तट पर है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो जवाब हो जाएगा रावी नदी के तट पर। कौन सी रिवर के तट पर है ये? रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो, कौन दोस्तों? मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो पूछेगा तो ये कौन सी रिवर के तट पर है, तो जवाब होगा कि यह सिंधु नदी के तट पर है। और वहीं पर अगर पूछा आप लोगों से लोथल, कौन सा दोस्तों? लोथल शहर, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। और अगर पूछा गया लोथल किस नदी के तट पर है, तो जवाब होगा साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी के तट पर यहां पर देखने को मिलेगा। और अगर सवाल पूछा कालीबंगा, क्या सवाल पूछेगा? कालीबंगा जो कि गुजरात में है, कालीबंगा कौन सी रिवर के तट पर है, तो जवाब हो जाएगा यहां पर सरस्वती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सरस्वती नदी के तट पर हो जाएगा अगर पूछेगा। और वहीं पर सवाल पूछा सूतकांगेडोर, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सूतकांगेडोर ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। ये कौन सी नदी के तट पर है? दस्त नदी। कौन सी नदी दोस्तों? दस्त नदी के तट पर है। अगर याद होना चाहिएगा आप सभी को, सवाल पूछेगा यदि मांडा, कौन सा शहर दोस्तों? मांडा, ये कौन सी नदी के तट पर है, तो जवाब होगा चिनाब नदी के तट पर है। कहां पे? चिनाब नदी के तट पर। और अगर पूछेगा देमाबाद, कौन दोस्तों? देमाबाद अगर पूछेगा तो देमाबाद आप सभी को याद होना चाहिएगा कि यहां पर गोदावरी नदी, कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। या क्या क्या याद करोगे? गोदावरी नदी आप सब बेहतर तरीके से यहां पर याद करोगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे हम जल्दी फटाफट से। ठीक है, तो यदि रिवीजन करेंगे हम याद होगा। देखो रोपड़ पूछेगा सतलज नदी, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल होगा साबरमती, कालीबंगा होगा सरस्वती नदी, सूतकांगेडोर दस्त नदी, मांडा कहां पर होगा? मांडा चिनाब नदी के तट पर। देमाबाद कहां पर होगा? तो ये देमाबाद अगर आप लोगों से पूछेगा तो कहां पर होगा? गोदावरी नदी के तट पर। और यह रही सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा, बेहतर तरीके से याद होगा। अगर पूछेगा हड़प्पा शहर किसके द्वारा खोजा गया, तो दयाराम साहनी। किसके द्वारा दोस्तों? दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में सबसे पहले हड़प्पा शहर को यहां पर खोजा गया था। और वहीं पर मोहनजोदड़ो अगर पूछ लेगा तो राखल दास बनर्जी। कौन दोस्तों? राखल दास बनर्जी। यकीन मानिएगा क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाने वाला है। 1922 में इसकी क्या होती है? यहां पर खोज होती है। यह प्रमुख रूप से आप सभी को याद होना चाहिएगा। और पूछेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता रही इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो हड़प्पा। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्या दोस्तों? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर खोजा गया वो कौन सा था, तो जो दोस्तों जवाब होगा ये कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मैं मान के चलूंगा आप सभी बेहतर तरीके से याद करेंगे। लेकिन अगर सवाल पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या जवाब होगा?
राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल जो कि भारत में यहां पर खोजा गया था। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। मैं मान के चलूंगा सतलज होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। और सवाल नंबर 3 इस तरीके से देख के रखा है, वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? थल सेना अध्यक्ष। देखो सवाल क्या पूछा है? थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, तो हम बात करेंगे केवल थल सेना अध्यक्ष के बारे में। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है आप सभी को बताना है। जवाब होगा, या आपके जवाब हो जाएगा यहां पर उपेंद्र त्रिवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। द्विवेदी जी यहां पर क्या है? वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। अगर सवाल पूछा यहां पर वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन दोस्तों? वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है यदि सवाल पूछा तो क्या जवाब होगा? तो वायुसेना होगा अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह यहां पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? वर्तमान में यहां पर हम लोगों को वायुसेना अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। और अगर सवाल पूछ लेगा, अगर एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि यहां पर बताइएगा कि नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में भारत के, जो नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा आर हरि कुमार। कौन हो जाएगा दोस्तों? आर हरि कुमार हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। याद करिएगा आप सभी, कौन हो जाएंगे? आर हरि कुमार। और वहीं पर अगर सवाल पूछा कि वर्तमान में सीडीएस कौन है, सीडीएस कौन है, तो लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। ये लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जी जो है, अनिल चौहान जी जो है ये वर्तमान में क्या है दोस्तों? वर्तमान में यह सीडीएस है। अगर पहले सीडीएस अगर पूछेगा कि पहले सीडीएस कौन से थे, तो याद रखिएगा आप सभी स्वर्गीय श्री यहां पर विपिन रावत जी। कौन दोस्तों? विपिन रावत जी थे जो दोस्तों भारत के पहले सीडीएस अध्यक्ष थे। जल्दी से रिवीजन करेंगे फटाफट, सभी के मुंह जुबानी तरीके से सबको याद होना चाहिएगा। सभी मेरे साथ करेंगे। थल सेना कौन होंगे? तो जवाब हो जाएगा उपेंद्र जी। वायुसेना कौन हो जाएगा? अमरप्रीत सिंह जी। नौसेना कौन हो जाएगा? आर हरि आगे सर ने बोलिएगा, आर हरि कुमार हो जाएंगे। वर्तमान सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जी। लेकिन पहले सीडीएस कौन है? विपिन रावत जी। क्या करोगे? विपिन रावत जी। बेहतर तरीके से आप सभी का साथ मुझे मिलेगा, मैं आप सभी का बिल्कुल साथ दूंगा इसी रक्षक देश में। नैसेना भूत कर रख देंगे हम पूरे जीएस को। याद करिएगा हमारे सवाल का ऑप्शन कहीं यहां पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है हम लोगों को। तो मनोज पांडे जी की जगह हमारी टीम ने गलत टाइप कर दिया यहां पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यही हमारे सवाल का फिर बिल्कुल क्या होगा? एकदम यहां पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 4 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 4 क्या है हमारे पास में? सवाल नंबर 4 है, प्रस्तावना का विचार सबसे पहले कहां पर लिया? कहां पर दोस्तों? प्रस्ताव। आप लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ के रखा होगा। यदि भारतीय संविधान पढ़ के रखा होगा, वहां पर एक कुछ लाइन आती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र जो बनाने के लिए मिगी फाल्गु ने कहा, इस प्रकार की लाइन होती है, उसे हम लोग भारत की प्रस्तावना बोलते हैं। अब प्रश्न पूछा कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया? कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं कि जो पूरा भारतीय संविधान बना है, पूरा भारतीय संविधान 10 देशों से मिलाकर बना है। यानी 10 देशों से कुछ न कुछ हिस्से हम लिए हैं, उनको जोड़ा है और फिर हमारा भारतीय संविधान हम लोगों ने तैयार किया है। तो उसी में से एक शब्द था जिसको कहा गया प्रस्तावना। कौन सा दोस्तों? प्रस्तावना। यहां पर अगर सवाल पूछ लिया गया ये हम लोगों ने कहां से लिया है, तो हमने यूएसए के संविधान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने यहां पर क्या लिया है दोस्तों? प्रस्तावना लिया है। अगर आपसे सवाल पूछेगा मूल अधिकार क्या दोस्तों? मूल अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? तो जवाब हो जाएगा यहां पर दोस्तों यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। और वहीं पर न्यायपालिका क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो भी कहां से लिया है? तो भी जवाब हो जाएगा यूएसए। और राष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति का जो हमने पद लिया है ये भी कहां से लिया है? यूएसए से। और राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग प्रक्रिया, यहां पर याद होना चाहिएगा कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा,
तो बेटा जो महाभियोग प्रक्रिया के तहत ही हम वर्तमान के जो भारत के राष्ट्रपति है उनको पद से यदि हटाना है तो महाभियोग प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। और यह प्रक्रिया हम लोग कहां से लिए, ये हम लोग प्रक्रिया यूएसए देश से यहां पर लिए हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया से अगर सवाल पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया, जवाब हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया कहां से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया, अगर पूछेगा तो याद होना चाहिए समवर्त सूची। कौन सा दोस्तों, समवर्त सूची। समवर्त सूची हम लोगों ने यहां से लिया। और ये जो प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, इस प्रस्तावना की भाषा किसकी दोस्तों, इस प्रस्तावना की जो भाषा है, इस प्रस्तावना की भाषा भी कहां से लिया है, तो जवाब होगा हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या किया है, लिया है। वहीं पर सवाल पूछेगा कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, जल्दी बताओ कि ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या किया, जल्दी बताओ। देखो यहां पर संसदीय व्यवस्था क्या लिया है दोस्तों, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का हम लोग जो कहां से लाए, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोग कहां से लेकर आए हैं, तो हम लोग कहां से लेकर आए हैं, ब्रिटेन से लेके आए हैं। और भारतीय संसद का द्विसदनात्मक यानी भारत की संसद दो भाग, मुख्य रूप से भारत की संसद में 3 भाग है, लेकिन द्विसदनात्मक यानी लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी। ये प्रावधान कहां से लेकर आए हम लोग, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग यहां पर क्या लेकर आए हैं, इसको लेकर आए हैं। और वहीं पर सवाल पूछ लेगा जर्मनी के संविधान से क्या लेकर आए, तो जर्मनी के संविधान से आप लोगों को याद होना चाहिएगा आपातकालीन जो है हम लोग प्रक्रिया लेकर आए हैं। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रक्रियाओं का प्रावधान जर्मनी से लेकर आए। प्रस्तावना हम लोगों से सवाल पूछा गया था जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लेकर आए, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन ऑप्शन जो सवाल नंबर ए का जो यूएसए सवाल राइट आंसर है, उसके साथ ये सारी चीजें आएंगी। हम फिर से रिवीजन पर ध्यान देंगे। देखो प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सब हम लोग कहां से लेकर आए, यूएसए से। ऑस्ट्रेलिया समवर्त सूची और प्रस्तावना की भाषा दोनों कहां से हमने स्वीकार किया, ऑस्ट्रेलिया से। ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था के बाद एकल नागरिकता, संसद का द्विसदनात्मक यानी भारत की संसद में लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी। ये प्रक्रिया कहां से लेकर आए, यूएसए। जर्मनी से आपातकालीन प्रक्रिया है वो हम लोग कहां से लेकर आए हैं, जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, शॉट से बेहतर है कि पहले इनको लिखो। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। क्लास कैसी लगी, अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं क्लास में सवाल बढ़ाए जाए या घटाए जाए तो कमेंट बॉक्स में है। क्लास कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कहां पर चलेंगे, सवाल नंबर 5 पर पढ़ेंगे। और सवाल नंबर 5 इस प्रकार से, देखो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो 2011 की जनगणना हम लोगों को देखने को मिलती है। बात करेंगे कि 2011 की जनगणना देखने को मिलती है। 2011 की जो पहले तो इसका राइट आंसर लगा लो कि मिजोरम में सर्वाधिक महिला साक्षरता देखने को हम लोगों को मिलती है। अब 2011 की जो जनगणना देखने को मिलेंगे, इसमें कितने प्रतिशत भारत की साक्षरता कितनी, किसकी दोस्तों, भारत की साक्षरता कितनी है, तो जवाब हो जाएगा 74.04%। कितने दोस्तों, 74.04% भारत की हमें साक्षरता देखने को मिलेगी। और इसी साक्षरता में से अगर पूछेगा कि पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर है, पुरुष कितने हैं, तो जवाब होगा 82.14% पुरुष साक्षर है। और कितनी महिला साक्षरता है, कितनी महिला साक्षरता है, तो जवाब हो जाएगा 65.46% क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर महिला साक्षरता हम लोगों को देखने को मिलेगी। और वहीं पर सवाल पूछ लेगा, अगर यहां पे सवाल पूछ लेगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, साक्षरता वाला अगर जिला पूछेगा दोस्तों, याद करिएगा, अगर सर्वाधिक साक्षरता अगर यहां पर जिला पूछा गया तो जवाब हो जाएगा सबसे पहले केरल की बात होगी, केरल हम लोग रखेंगे। केरल के बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न बनेगा यहां पर गोवा। ये सीरियल से 3 भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर सवाल पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है, केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता में पहले नंबर पर कौन है? तो जवाब हो जाएगा फिर दोस्तों यहां पर हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा यहां पर? लक्षद्वीप हो जाएगा। ये आप लोगों को यहां पर बेहतर तरीके से क्या होना चाहिएगा? याद होना चाहिएगा। लक्षद्वीप हो जाएगा पहले नंबर पर। और भारत में जो 2011 की जनगणना, इसमें साक्षरता कैसे निकालते हैं? जल्दी से बताओ, साक्षरता कैसे निकालती है? तो जो भारत का व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल से है, जो अपनी मातृभाषा में बोलना जानता हो, मातृभाषा में बोलना जानता हो, और जो मातृभाषा में जो बोलना जानता हो और जो लिखना जानता हो, वह जो है वह व्यक्ति भारत में क्या होगा? साक्षरता होगा। ठीक है, मैंने भाषा बोला है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो है मातृभाषा कौन सी है, तो हम लोग बोलते हैं हिंदी। हमारी बोली कौन सी है? हम सभी मालवा क्षेत्र से रहते हैं। तो अगर मैं अगर आप लोगों को समझाऊं कि बोली और भाषा में यहां पर क्या अंतर है, तो आप लोग सभी मिलकर मुझे जवाब देंगे कि भाषा क्या। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप सभी को समझ में आ रहा है, तो ये क्या है दोस्तों? ये भाषा है, यानी उस भाषा में जिसे क्षेत्र को सभी को समझ में आए, हिंदी हमारी भाषा है। और अगर मैं मेरी बोली का प्रयोग करूंगा, कई तुम्हारा समझ में ईडियो है, तो ये क्या होगा दोस्तों? ये आपकी बोली है। तो बोली और भाषा में अंतर होता है। भाषा जो होती है वो राष्ट्र लेवल पर होगी, और जो बोली होती है वो किसी क्षेत्रीय पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसके भौगोलिक रीजन के परिवेक्ष में जो बोली जाती है, उसे हम लोग बोली बोलती है। हम सभी मालवी भाषी हैं, हमारी भाषा मालवी है, हम खड़ी भाषी बोलने वाले लोग हैं। यकीनन मानिएगा वही हमारी क्या है, वहां पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा बोली है, भाषा हमारी अलग है। तो यहां पर भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग होगा? भाषा का। तो भाषा यहां पर प्रयोग किया गया है, न कि बोली। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए आप सभी को बेहतर तरीके से। तो ये पूरा आप सभी को याद होगा। अब यहां पर महिला साक्षरता है, तो मिजोरम में सर्वाधिक महिला साक्षरता, मिजोरम में सर्वाधिक महिला साक्षरता देखने को मिलेगी। सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगी? महिला साक्षरता यहां पर देखने को मिलेगी, याद होना चाहिएगा। और वहीं पर अगर जिला पूछा कि भारत का 100% साक्षरता वाला जिला, यानी वो भारत का वो जिला जो 100% साक्षर है, तो जवाब हो जाएगा शेरचिप। क्या हो जाएगा? शेरचिप हो जाएगा। ये भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता वाला अगर कोई सा जिला होगा, तो जवाब हो जाएगा अलीराजपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलीराजपुर हो जाएगा। ये यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी का सबसे कम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा। शेरचिप जिला जो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, यकीन मानिएगा यह किस राज्य में पड़ेगा? तो जवाब हो जाएगा मिजोरम। कहां पर हो जाएगा? मिजोरम में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का होगा। साइड से होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, रटो। मुझे नहीं पता, जितने भी मेरी पार्थ से हैं, पार्थ एकेडमी से हैं, तुम लोग सारे सुन लेना। ठीक है, मैं तुम देख लेना क्लास में। अगर ये सारा डाटा याद नहीं हुआ तो ठीक है, कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े, कोई देखे या नहीं देखे, मुझे पता है कि जितने भी ऑफलाइन है वो डट के होंगे यहाँ पर, और वो बेहतर तरीके से लिख रहे होंगे। ऐसे पढ़ना है जीएस को कि जीएस में 15 में से 15 अगर नहीं आए भारतीय सेना में, तो अगली बार से परीक्षा मत देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 6 पर आएंगे। और सवाल नंबर 6 इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो शहर में आयोजित की जाएगी। यही पैटर्न रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, हो सकता है यही के यही क्वेश्चन भारतीय सेना में देखने को मिले। एक भी क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं करना है, तबियत से रगड़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है। चलिएगा, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ होगी। ये कहां पर होगा? तो पूछा है कंबाला, क्या पूछा है? हम लोगों से सवाल पूछा है कंबाला भैंस दौड़। एक भैंस दौड़ एक प्रतियोगिता होती है, उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, इसका नाम है कंबाला। कहां पर दोस्तों? कंबाला। ये कंबाला कहां पर होता है दोस्तों? तो जवाब होता है कंबाला एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता, और यह हर बार कहां पर होता है दोस्तों? कर्नाटक में। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? कर्नाटक में। याद करोगे कर्नाटक आप सभी। ठीक है, इसके बाद एक दोस्तों जल्लीकट्टू। कौन सा? जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू कहां पर होगा दोस्तों? तो तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है दोस्तों? जल्लीकट्टू। तमिलनाडु का एक और फेमस है दोस्तों जिसका नाम है पोंगल। क्या होगा दोस्तों? पोंगल। पोंगल कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु का। आप सभी को याद होना चाहिएगा कि तमिलनाडु का एक और त्योहार है जिसका नाम है पोंगल। अभी बारी बारी से याद करेंगे। कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिन तक।
4 डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना दोस्तों, केरल, अगर सवाल पूछा केरल के बारे में तो जवाब याद होना चाहिएगा थेयम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? थेयम याद करिएगा। ओणम, कौन सा याद करोगे दोस्तों? ओणम याद करना। ओणम कितने दिनों तक होता है? तो 10 दिनों तक क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ओणम को यहाँ पर हर बार सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, कौन सा? मकर विलक्कू याद करना। मकर विलक्कू, विलक्कू, ओणम और थेयम, ये तीनों कहां के हो जाएंगे? केरल के। जल्लीकट्टू पोंगल कहां का हो जाएगा? ये त्योहार कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। और कंबाला कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, याद करोगे। तेलंगाना का एक याद करना, बोनालू, कौन सा याद करोगे दोस्तों? बोनालू कहां पर होगा दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा तेलंगाना। कौन क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो ये आप सभी को डाटा याद होना चाहिए। बारी बारी से एक साथ में सारे फेस्टिवल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बारी बारी से चलेंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। यकीनन मानिएगा कि जब 23 अप्रैल के दिन आप लोग जाएंगे तो यकीन मानिएगा कि जो भी आप सभी का एग्जाम सेंटर रहेगा उसके बाहर खड़े होकर आप यही बोलेंगे कि अगर इस पूरे सेंटर से सिलेक्शन होगा तो मेरा होगा, अगर आपका नहीं होगा तो वो किसी का नहीं होगा। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लेंगे लास्ट तक। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 7 इस प्रकार से देखने को मिलेगा। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय निम्नलिखित में से भारत का वाइसराय कौन था? तो ये वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन सा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। तो याद करना, सबसे पहले जवाब होगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा। यहां पर याद होना चाहिए आप सभी को, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ऐसा आदेश कब किया गया? तो 1905 में। कब किया गया? 1905 में। फिर आएगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन कब यहां पर रद्द किया गया दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो जवाब हो जाएगा हार्डिंग द्वितीय। कौन था दोस्तों? हार्डिंग द्वितीय था। यहां पर याद होना चाहिएगा, यह आप सभी को याद होना चाहिएगा, लॉर्ड केनिन। लॉर्ड केनिन क्या था दोस्तों? याद होना चाहिए। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, जब भारत में 1857 की क्रांति थी, उस समय वाइसराय कौन था दोस्तों? उस समय जो वाइसराय था उसका नाम था भारत में लॉर्ड केनिन। लॉर्ड केनिन ने क्या किया था भारत में? हड़प नीति। कौन सा दोस्तों? हड़प नीति को यहां पर वापस लिया था। ठीक है, हड़प नीति को वापस लेने वाला वाइसराय कौन था? लॉर्ड केनिन। और यदि यहां पर प्रश्न बना कि भारत का जो है वाइसराय, जो भारत का पहला वाइसराय कौन बना? भारत का पहला वाइसराय यहां पर कौन बना? अगर सवाल पूछा गया भारत का पहला वाइसराय कौन होगा, तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड केनिन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड केनिन क्या हो जाएगा? भारत का पहला वाइसराय हो जाएगा। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा, लॉर्ड डलहौजी। बेहद लॉर्ड डलहौजी को क्या माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक। किसका जनक? भारत में रेलवे का जनक अगर किसी को कहा जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत में इसने टेलीग्राम लाइन, भारत में टेलीग्राम जो लाइन है, भारत में टेलीग्राम लाइन की शुरुआत करी तो वो किसके द्वारा की गई? तो जवाब हो जाएगा वो जो शुरुआत यहां पर की जाती है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहां पर की गई। और यही डलहौजी था जो भारत में क्या लेकर आया था दोस्तों? भारत में हड़प नीति क्या लेकर आया था? हड़प नीति लाया। तो भारत में हड़प नीति का जो प्रस्तावक कौन था? कौन प्रस्ताव लेकर आया था? तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ये आप सभी को याद होना चाहिए, याद कर लोगे। ठीक है, मैं तो आप लोगों को नहीं देख सकता, आप मुझे देख पा रहे होंगे। एकदम मान के चलिएगा कि याद कर लीजिएगा, वरना फिर आप देख लेना। ठीक है, वो लॉर्ड हार्डिंग्स, ये जो है सेकंड नंबर वाला जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, यहां पर सवाल देके रखा है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में जो सवाल है ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल पूछेगा ये बंगाल का, यहां पर आप सभी को याद होना चाहिएगा कि ये जो व्यक्ति था ये व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल बना। बंगाल का ये व्यक्ति क्या था दोस्तों? गवर्नर जनरल बना। तो अगर आपसे पूछेगा भारत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। और ये पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया। पहला ऐसा ये गवर्नर जनरल था
ये गवर्नर जनरल था जिस पर क्या चलाया गया दोस्तों, महाभियोग चलाया गया। आप सभी जानते हैं महाभियोग के बारे में, तो इसके ऊपर क्या चलाया गया, महाभियोग यहां पर चलाया गया। ये आप सभी को यहां पर होना याद होना चाहिएगा। और अगर सवाल पूछा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, गवर्नर जो जनरल कौन बना, अगर सवाल पूछा भारत का पहला गवर्नर जनरल यहां पर कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्या जवाब होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो था ये यहां पर क्या बना था, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो ये सब याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, मैं साइड से होगा, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, जो करना है करना है, लेकिन याद कर लेना है अगले दिन तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पूछा है सबरीमाला मंदिर कहां पर है, कौन सा टेंपल है दोस्तों, सबरीमाला मंदिर यहां पर कहां पर है। ठीक है, देखो सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है, देखो सबरीमाला मंदिर कौन सा, सबरीमाला हर बार विवादित रहने वाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर कहां पर लोकेटेड है दोस्तों, केरल। कहां पर है, केरल में होगा। अब लोगों को याद होना चाहिएगा। वहीं पर सवाल पूछेगा वृद्धेश्वर, कौन सा, वृद्धेश्वर मंदिर, ये मंदिर कहां पर है दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। सवाल पूछेगा जगन्नाथ मंदिर, कौन सा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर कहां पर है, तो जगन्नाथ मंदिर कहां पर हो जाएगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा उड़ीसा। कहां पर हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या देखने को मिलेगा, जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलेगा। सवाल पूछेगा रथ मंदिर, कौन सा मंदिर दोस्तों, रथ मंदिर कहां पर होगा, रथ मंदिर भी प्यारे बच्चों हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा में। और रथ मंदिर के बाद यदि सवाल पूछेगा कि यहां पर कोणार्क का मंदिर, कौन सा मंदिर, कोणार्क मंदिर, तो कोणार्क मंदिर कहां पर होगा, तो कोणार्क मंदिर भी हम लोगों को उड़ीसा में कहां पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा में। अगर सवाल पूछा हम लोगों से सोमनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर, सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर कहां पर होगा, तो जवाब हो जाएगा गुजरात। कहां पर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर खजुराहो के मंदिर, कौन सा मंदिर, खजुराहो के मंदिर कहां पर है, तो ये हम लोगों को मध्य प्रदेश, कहां पर देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगर पूछे तो, मैं पूछ रहा हूं अगर पूछे तो बताना। और इसके बाद माता कामाख्या मंदिर, कौन सा, माता कामाख्या मंदिर जो है, माता कामाख्या मंदिर कहां पर है, तो जवाब हो जाएगा असम। कहां पर हो जाएगा, असम हो जाएगा। जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन पर फोकस करेंगे जल्दी से देखो। सबरीमाला मंदिर कहां पर हो जाए, केरल। वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। रथ मंदिर ये आपका उड़ीसा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा। सोमनाथ मंदिर गुजरात। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। माता कामाख्या मंदिर कहां पर हो जाएगा, असम में। सबरीमाला मंदिर पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, ये सारे मंदिर आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। BARC बार्क का पूर्ण रूप क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक क्या हो जाएगा, रिसर्च सेंटर हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सवाल पूछेगा इसकी स्थापना कहां पर हुआ है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1954 में इसको क्या देखने को मिलती है, 1954 में इसकी स्थापना हम लोगों को देखने को मिलती है। सीधा सवाल पूछेगा कि बार्क की स्थापना कब हुआ या बार्क कब बना, तो 1954 में बार्क की स्थापना हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, ये बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर कहां पर बढ़े, सवाल नंबर 10 पर बढ़े। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है का मुख्यालय कहां पर है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर होगा, दिल्ली में होगा। कहां पर होगा, दिल्ली में होगा। कुछ चीजें याद करो, जैसे वन अनुसंधान केंद्र, कौन सा दोस्तों, वन अनुसंधान केंद्र। अगर सवाल पूछा वन अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा, तो जवाब हो जाएगा देहरादून। कहां पर हो जाएगा, देहरादून हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर सवाल पूछा कि यहां पर पेट्रोलियम, कौन सा दोस्तों, पेट्रोलियम, याद करना, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र,
पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा? तो जवाब क्या हो जाएगा? देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। अगर सवाल पूछा दोस्तों कि यहां पर केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा? तो जवाब क्या हो जाएगा? केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा करनाल। क्या हो जाएगा? करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा में क्या हो जाएगा? डेयरी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को। और वहीं पर पूछेगा गन्ना अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर पड़ेगा? तो जवाब हो जाएगा लखनऊ। कहां पर हो जाएगा? लखनऊ राइट आंसर होगा। अगर सवाल पूछेगा यहां पर दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अगर पूछेगा तो कहां, तो जवाब हो जाएगा शिमला। क्या हो जाएगा? शिमला यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। और अगर पूछेगा कि केंद्रीय, सब पूछेगा, अगर केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अगर चावल अनुसंधान केंद्र अगर पूछेगा तो कटक उड़ीसा। कहां पर हो जाएगा? कटक उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये आप सभी को यहाँ पर केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा? कटक में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रमुख होगा। और वहीं पर प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र यहां पर कहां पर होगा? तो जवाब हो जाएगा गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गांधीनगर कहां पर होगा दोस्तों? गुजरात में होगा। ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी आप सभी को रिसर्च सेंटर के बारे में आप सभी को याद होना चाहिएगा। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल पूछे गए, पिछली बार इनका बोलबाला रहा, पूछे गए। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, के प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर। ठीक है, तो 10 सवाल पर अभी हम लोग आ चुके हैं। 11वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मतलब भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, देखो परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा गया है तो कहां पर है? तारापुर कहां पर होगा? महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। तो याद करना सभी कि तारापुर, कौन सा दोस्तों? तारापुर, ये जो परमाणु संयंत्र है ये कहां पर स्थित है? तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। कहां पर याद हो जाएगा? आप सभी को याद करना है महाराष्ट्र। तो हम देखेंगे वर्तमान भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो जवाब हो जाएगा 7। कितने देखने को मिलेंगे? 7। कहां कहां पर है? चलिए जल्दी से, एक तो तारापुर हो गया, इसके बाद एक नरोरा, कौन सा हो जाएगा? नरोरा संयंत्र, नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा यूपी लखनऊ। ठीक है, एक आपसे पूछेगा रावत भाटा, कौन सा हो जाएगा? रावत भाटा संयंत्र, रावत भाटा संयंत्र कहां पर होगा? तो जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की पावन धरा पर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर जो सवाल पूछा काकरापारा, कौन सा? काकरापारा संयंत्र कहां पर देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा गुजरात। कहां पर? ये गुजरात हो जाएगा। करगा परमाणु संयंत्र, याद कर लेना कल तक, करगा परमाणु संयंत्र कहां पर होगा? तो जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कहां पर होगा दोस्तों? कर्नाटक होगा। और यदि सवाल पूछा गया कि कलपक्कम, कौन सा? कलपक्कम जो यहां पर कहां पर होगा? तो जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु होगा। और वहीं पर सवाल पूछा कि कुडानकुलम, कौन सा? कुडानकुलम जो होगा ये कहां पर होगा? तो ये भी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हम लोगों को यहाँ पर क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं। जल्दी से रिवीजन करेंगे। तारापुर कहां पर पड़ेगा? महाराष्ट्र में। नरोरा कहां पर पड़ेगा? यूपी। रावत भाटा कहां पड़ेगा? राजस्थान। काकरापारा कहां पर पड़ेगा? गुजरात। करगा कहां पर पड़ेगा? कर्नाटक। कलपक्कम
तमिलनाडु। कुडानकुलम कहां पर पड़ेगा? रावतभाटा। इन सभी परमाणु जो ये आपके ऊर्जा संयंत्र में सबसे पहला कौन सा था बेटा? जिसका नाम है रावतभाटा। कौन सा था? रावतभाटा। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस बार मानो या ना मानो, ठीक है, फौजी तुम लोग बन जाओगे हमारे आशीर्वाद से। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो नेस्तिनाभूत, मैंने कहा है कि हम लोग जीएस को करेंगे। अगर और भी जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप और भी बेसिक तरीके से एकदम बेसिक से हाई लेवल तक यदि पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन बैच हम लोगों ने स्टार्ट किए। विगत 3 सालों से देवास जिले से यदि भारतीय सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली संस्था बनी है और लगभग सर्वाधिक परसेंटेज के साथ में, तो वो है आप सभी की संस्था पार्थ एकेडमी। आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 नंबर लाना है तो ऑफलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, ये फिर भी एमसीक्यू अगर नहीं आ सकते तो ये एमसीक्यू पढ़ के जाना। ठीक है, देखो सवाल अगर हम लोगों से पूछा है कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कोई भी गवर्नर होगा और उस गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। देखो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 153 है, 153 में किसका उल्लेख है? हर राज्य का क्या होगा? एक गवर्नर होगा। अब गवर्नर की नियुक्ति की बात की गई है। किसकी बात की गई है? गवर्नर की नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? महामहिम राष्ट्रपति। कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति। गवर्नर जो होगा उनको शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों? अगर सवाल पूछेगा ओथ यानी शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यायाधीश। यानी संबंधित हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। और अगर गवर्नर अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो जवाब हो जाएगा फिर राष्ट्रपति को। फिर कौन को देते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को अपना क्या देते हैं? यहां पर त्याग पत्र। गवर्नर के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? न्यूनतम आयु कि आप 35 वर्ष के होना चाहिए। कितने वर्ष के होना चाहिए? 35 वर्ष के आप सभी यहां पर होना चाहिए। ठीक है, ये आप सभी को याद यहां पर होना चाहिए। गवर्नर जिसे संबंधित प्रश्न था 153 में, गवर्नर का यहां पर क्या होता है? उल्लेख भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति। शपथ जो भी हाईकोर्ट होगा, जिस किसी राज्य का हाईकोर्ट का जो ये मुख्य न्यायालय के जो मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, त्यागपत्र ये महामहिम राष्ट्रपति को लाकर देते हैं। और जो न्यूनतम जो एज है यहाँ पर, उम्र जो यहाँ पर होना चाहिए वो किसकी होगी? यहाँ पर 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 13 पर। सवाल नंबर 13 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, हम लोगों को भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या वाक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले याद कर लो कि आर्टिकल 72 में यहां पर जो है वो क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करता है। और ये क्षमादान की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति संबंधित है। यानी आर्टिकल 72 में भारत का राष्ट्रपति भारत के किसी भी व्यक्ति को समाधान कर सकता है। अब ये जो समाधान की शक्ति होती, जो क्षमा होती है, वो भी 5 प्रकार की होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा। बाकी फैक्ट के रूप में तो हम लोग जो है वो जो समाधान डायरेक्ट रूप में से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी बहुत डिप्थ में पढ़ना पड़ता है। अगर बाकी कॉम्पिटेटिव के हिसाब से पढ़े, लेकिन सेना भर्ती अगर इतना देगी तो इतने में ही खुश रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कहां पर बढ़ेंगे? सवाल नंबर 13 की, सवाल नंबर 14 की बात करेंगे। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, या गुरु हरगोविंद, श्री हरगोविंद। फिर से श्री हरगोविंद दे दिया। तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा यहाँ पर की जाती है दोस्तों, की जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये हमारे सवाल का क्या होगा दोस्तों? एकदम राइट। अब 10 सिख गुरु कितने हुए दोस्तों? 10 सिख गुरु हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जल्दी से याद करेंगे। पहले सिख गुरु कौन हुए दोस्तों? गुरु नानक। कौन हुए दोस्तों? गुरु नानक पहले सिख गुरु हुए। दूसरे सिख गुरु कौन हुए दोस्तों? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जी क्या हुए दोस्तों? दूसरे सिख गुरु हुए, याद करना। तीसरे सिख गुरु कौन हुए दोस्तों? गुरु यहां पर गुरु अमरदास जी। कौन दोस्तों? अमरदास जी। 4th नंबर के कौन हुए दोस्तों? गुरु
यहाँ पर रामदास जी कौन हुए दोस्तों, गुरु रामदास जी हुए। इसके बाद पांचवें गुरु कौन हुए, गुरु अर्जुन देव। गुरु जो लगाइएगा सबके नाम के आगे, गुरु अर्जुन देव क्या हुए दोस्तों, गुरु अर्जुन देव यहाँ पर ये पांचवे सिख गुरु हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर याद करिएगा छठे गुरु कौन हुए, गुरु हरगोविंद। कौन दोस्तों, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद छठे गुरु हुए दोस्तों। सातवें गुरु कौन हुए, तो गुरु हर राय। कौन दोस्तों, गुरु हर राय। और आठवें गुरु कौन हुए दोस्तों, तो गुरु हर किशन। कौन दोस्तों, गुरु हर किशन यहाँ पर क्या हुए दोस्तों, आठवें गुरु हुए। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर नौवें गुरु कौन हुए, गुरु तेग बहादुर। कौन हुए दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी जो थे ये 10वें गुरु हुए। और 9वें गुरु और 10वें गुरु कौन हुए, जिसे हम लोग बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी क्या हुए दोस्तों, 10वें गुरु यहाँ पर माने जाते हैं। 10 सिख गुरु हुए और 10 ही सिख गुरुओं के बारे में हम सभी को याद होना चाहिए। अगर पूछेगा सिख गुरु या सिख धर्म के स्थापना गुरु, इनके द्वारा जो सिख धर्म यहाँ पर चलाया गया, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। गुरु अंगद देव जी के बारे में 2 बातें आप सभी को याद होना चाहिएगा। एक तो गुरुमुखी लिपि, कौन था, गुरुमुखी लिपि जो बनाई, जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है। और जो आपने सिख धर्म में एक लंगर प्रथा देखा होगा, तो लंगर प्रथा जो है वो यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। आप सभी को याद होना चाहिएगा। गुरु अर्जुन देव जी थे, इन्होंने जो है अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, इसको प्रारंभ किया था। इसको बनाने का कार्य क्या किया था, प्रारंभ किया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और गुरु अर्जुन देव की हत्या यहाँ पर मुगल शासक जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा की गई दोस्तों, जहांगीर के द्वारा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तेग बहादुर जी की हत्या यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी की क्या की जाती है, हत्या। जो अंत में 10वें सिख गुरु माने गए गुरु गोविंद सिंह, जिनके द्वारा खालसा पंथ, यहाँ पर कौन सा पंथ चलाया गया, खालसा पंथ 1699 में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, चलाया जाता है। तो ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। मेरी साइट से होगा, इनका स्क्रीनशॉट लो और अच्छे तरीके से सभी 10 गुरुओं को पढ़ो। इनके बारे में कुछ भी सवाल यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, चलो अगले सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 15 बेहद अच्छा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, नागालैंड के मुख्यमंत्री हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड एक प्रश्न पूछेगा, जल्दी से याद कर लो। ठीक है, आपके ये मुख्यमंत्री, तो सवाल पूछा है नागालैंड, कहां के दोस्तों, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा नेफ्यू रियो। कौन हो जाएंगे, नेफ्यू रियो। कौन हो जाएंगे, नेफ्यू रियो हो जाएंगे। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर सवाल पूछा दोस्तों मिजोरम, कौन से हो जाएंगे दोस्तों, अगर सवाल पूछेगा मिजोरम के, तो लाल दुहोमा। कौन हो जाएंगे, लाल दुहोमा हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर सवाल पूछेगा कि मणिपुर के सीएम कौन हो जाएगा, तो एन बीरेन सिंह हो जाएंगे दोस्तों। ये कहां के सीएम हो जाएंगे, ये मणिपुर के हो जाएंगे। और वहीं पर याद होना चाहिएगा आसाम, कौन से दोस्तों, आसाम के कौन हो जाएंगे दोस्तों, हेमंत बिस्वा। कौन हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा यहाँ पर हो जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश के कौन हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे। अगर वर्तमान में सिटिंग सीएम पूछेगा कि यहाँ पर आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश के बताओ, तो प्रेमा खांडू। कौन हो जाएंगे दोस्तों, प्रेमा खांडू। याद करोगे, कौन हो जाएंगे, प्रेमा खांडू। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। इनके बारे में कोई जो ऐसे ट्रिविक नहीं है। नागालैंड नेफ्यू रियो याद करना, मिजोरम लाल दुहोमा याद करना, मणिपुर अभी हाईलाइट रहे थे एन बीरेन सिंह, आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर याद करना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कौन हो जाएंगे, प्रेमा खांडू। ठीक है, ममता बनर्जी कहाँ की सीएम हो जाएगी, तो ये जो सीएम कहाँ के हो जाएंगे, आप सभी को याद होना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल की। कहाँ की सीएम हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की। कहाँ की हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की सीएम यहाँ पर हो जाएगी। याद आप सभी को यहाँ पर होना चाहिएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सारे मुख्यमंत्री आप सभी को याद होना चाहिएगा। अगले सवाल पर चलेंगे, सवाल नंबर 16, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर लिखी जाती है। महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर हिंद स्वराज, कौन सा दोस्तों? हिंद स्वराज बुक लिखी गई। ठीक है, सत्य पर प्रयोग, कौन सा दोस्तों? सत्य पर प्रयोग, इनकी ही पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यही बुक है वो। इसके बाद दोस्तों ग्राम स्वराज, कौन सी पुस्तक? ग्राम स्वराज, इन्हीं की पुस्तक है। और वहीं पर मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का जो भारत है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी की। ये सारी पुस्तक किनकी है? ये महात्मा गांधी जी की बुक यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भाई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है? लिखी जाती है। तो मैं मान के चलूंगा आप सभी को क्लास बेहद अच्छी लग रही होगी। क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चाहते होगी कि सभी का भला हो तो इस क्लास को जरूर शेयर कर दो। मेरे लिए इतना जरूर कर दीजिएगा, इस क्लास को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आप सभी के पास में होंगे उन्हें जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्लास से पढ़ लो, सभी का भला हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 17 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 17 जो देखने को मिलेगा, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जो गया था? दोस्तों इनके पीछे की हिस्ट्री ये है कि देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971, देखो सबसे पहले याद करो कि सबसे पहले 1971 को, कौन सी तारीख दोस्तों? ये 1971 में एक रामसर सम्मेलन हुआ। कौन सा? रामसर सम्मेलन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये रामसर सम्मेलन किसके लिए हुआ था दोस्तों? ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। एक तो हमें रामसर सम्मेलन देखने को मिला, ये कहां पर हुआ? ये किसके लिए हुआ था? जवाब हो जाएगा आर्द्र भूमि के लिए। किसके लिए हुआ था? आर्द्र भूमि के लिए यहां पर हुआ था रामसर सम्मेलन, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसके बाद 1972 में, कब दोस्तों? 1972 में आप सभी को याद होना चाहिएगा, हमारे पास में स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये कहां पर हुआ था? ये स्वीडन में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये स्वीडन में हुआ था। ये पर्यावरण के लिए हुआ था। किसके लिए? ये हुआ था यहाँ पर पर्यावरण के लिए। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को याद होना चाहिएगा 1987 में हम लोगों को एक मॉन्ट्रियल, कौन सा सम्मेलन? एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन देखने को मिलेगा। और ये कहां पर हुआ था? कनाडा में। कहां पर हुआ था? कनाडा में हुआ था। किस लिए हुआ था? O3 मतलब ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए। इसके बाद एक दोस्तों 1992 में हम लोगों को यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और ये जो पृथ्वी सम्मेलन था, ये किसके लिए हुआ था? तो यह जलवायु परिवर्तन, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला। कहां पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? तो जवाब हो जाएगा ब्राजील। कहां पर हुआ था? ब्राजील। देखो ये चार सभी प्रकार के सम्मेलन हम लोगों को याद होना चाहिएगा। पर्यावरण दिवस तो 1972 में सबसे पहली बार कब मनाया गया? कि 1972 में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद कर लेना, यही परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 18 पर बढ़ेंगे। गिद्दा, सवाल नंबर अच्छा है। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा दोस्तों? गिद्दा। गिद्दा किसका पड़ेगा? पंजाब का। किसका पड़ेगा? पंजाब का। किस पड़ेगा यहाँ पर? गिद्दा। गिद्दा के बाद में झूमर, झूमर भी पंजाब का होगा, याद रखिएगा। झूमर के बारे में आप अच्छे तरीके से याद करिएगा, ये भी किसका होगा? पंजाब का। पंजाब का एक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला गिद्दा। क्या देखने को मिला? गिद्दा। इसके बाद भांगड़ा, कौन सा दोस्तों? भांगड़ा। ये सब कहाँ के होंगे? ये सब हम लोगों को जो पंजाब के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य रास लीला, कौन सा दोस्तों? रास लीला देखने को मिलेगा। और इसके बाद में कजरी, याद कर लेना कजरी। कौन सा हो जाएगा? कजरी, याद कर लेना। ठीक है, आसम के याद कर लेना दोस्तों बिहू। क्या याद करोगे? बिहू याद कर लोगे। बिहू के बाद आप सभी को याद कर लेना है कली गोपाल। क्या हो जाएगा? कली गोपाल आप सभी याद करना। और कली गोपाल के बाद दोस्तों यहां पर याद करना आप सभी खेल गोपाल। क्या याद करोगे? खेल गोपाल। ये सभी लोक नृत्य हैं किसके दोस्तों? आसाम के, याद कर लेना। और महाराष्ट्र का लावणी, कौन सा हो जाएगा?
लावणी हो जाएगा और एक तमाशा। कौन सा याद करोगे? लावणी और तमाशा, ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के लावणी तमाशा, आसाम के बिहू कली गोपाल खेल गोपाल, उत्तर प्रदेश के रासलीला और कजरी, आसाम के झूमर गिद्दा और भांगड़ा। धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब। ठीक है, ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। इसके बाद सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 क्या है? तो सवाल नंबर 19 पर जाएंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल के दिन हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। यहाँ पर हम लोग जल्दी से आएंगे। सवाल पूछेगा 7 अप्रैल के दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसी के दिन। अगर पूछेगा 13 अप्रैल, क्या पूछेगा? 13 अप्रैल के दिन क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो जलियांवाला, यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। जल्दी हो भाई। जलियांवाला जो यहाँ पर दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा बेहतर तरीके से। और वहीं पर हम लोग 18 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व विरासत दिवस। क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व विरासत दिवस हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर 22 अप्रैल, ये तारीख आ गई, 22 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? पृथ्वी दिवस। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? पृथ्वी दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 24 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो जवाब हो जाएगा पंचायती दिवस। कौन सा दिवस? पंचायती दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? 24 अप्रैल को। तो ये सारे दिवस आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब क्लास से जाने का जो समय हो चुका है। ये अगला सवाल है, आप सभी को इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान किसके लिए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रदान किया गया? जिसकी शुरुआत किसने की थी? बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? यकीन मानिएगा इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क में रहेगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आज की? इसी तरीके का लेवल रखेंगे। यही कंटेंट इससे कम नहीं होगा, इससे बढ़कर कंटेंट आप सभी को इसी क्लास में देखने को मिलेगा। निश्चिनाभूत मैंने कहा है कि पेपर खोपड़ी में छेद कर देंगे हम। यकीन मानिएगा आप सभी, अगर आप ऑफलाइन, मैंने कहा है कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो पार्थी अकेडमी देवास में आप सभी का मैं स्वागत करूंगा बढ़ चढ़कर। हम तबीयत से रगड़ेंगे, तबीयत से सिलेक्शन लेंगे। और ये क्लास अगर आप सभी को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे नहीं पता, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप सभी मेरे साथ जुड़े, जब तक के लिए जय हिंद।